Hello students, so beta in this class we are going to cover few more topics from the previous chapter, values and data type. Okay, and as you know that when we finished our previous class children, we were talking about the escape sequences. Okay, and I told you about the escape sequences, and you know that these are the special characters which are represented with the help of a backslash sign. Okay, you know all these things, but children, I told you that how to make use of these escape sequences. We will go through few example for that. Okay, so now look at the few example. So children, as I told you that it is used to represent non-graphic character. Children, these are the character which do not have any symbols, or they are non-visible characters. Okay, for example, you know that on the keyboard children we are having number of keys. When you press them, we don't see any character. For example, tab key is there, enter key is there. Whenever you press them, we don't see any character there on the screen, है ना. तो अगर आपको बेटा उन कैरेक्टर्स को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनको जरा समझिएगा. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल. बेटा मैंने यहाँ पे सपोज क्विक लिखा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो जावा. ठीक है, और मैंने आपसे पूछा बताइए इसका क्या आंसर आएगा. ठीक है, तो आपको पता है सब लोग बता देंगे तुरंत कि इट विल प्रिंट हेलो जावा ऑन द स्क्रीन. ओके, आर आंसर विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, हेलो जावा. ठीक है, बट अब इसके बाद जो जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको जरा ध्यान दीजिए. यहाँ पे मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक स्पेशल कैरेक्टर, और फिर मैंने कहा जावा. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेलो है, जावा है, और हेलो और जावा के बीच में आप ध्यान दीजिए मैंने क्या लिख दिया है, बैक स्लैश और एन. ठीक है बेटा, तो जो बैक स्लैश एन है वो मेरा स्पेशल कैरेक्टर है टू रिप्रेजेंट द न्यू लाइन. ठीक है, और बेटा ध्यान रखिए ऑल दीज आर द कैरेक्टर एंड वी मेनली यूज देम विद इन द डबल कोट्स. ठीक है, डबल कोट्स के बीच में जो भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के ऊपर काम करते हैं तो उनके बीच में ही बेटा हम लोग इन सारे जो है एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं. ठीक है, तो अब की बार देखिए हेलो और जावा के बीच में आपने बैक स्लैश एन का यूज किया है. बैक स्लैश एन बेटा न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इट वर्क सेम लाइक द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड. यू नो, आपको जब भी अपने कंप्यूटर में जब आप टाइपिंग करते हो, लाइन चेंज करनी है तो क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं ना न्यू लाइन के लिए. तो यहाँ पे अब देखिए कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा. अब की बार जब आप अपना प्रोग्राम चलाओगे तो आपका आंसर आएगा ऐसे, हेलो, और हेलो के बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे जावा जो आएगा बेटा वो आपका कहाँ पे आएगा, अगली लाइन पे प्रिंट होगा. ये ध्यान रखिए. ठीक है, क्यों, क्योंकि हेलो के बाद ये यहाँ पे क्या दिखेगा, बैक स्लैश एन, तो ये लाइन चेंज कर देगा. ठीक है ना, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा. क्लियर है क्लास यहाँ पे. ऐसी फिर यहाँ पे एक और देखिए एग्जाम्पल. सपोज ये देखिए आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो जावा, तो आपका हेलो जावा प्रिंट हो गया पहला वाला आउटपुट, और इसके बीच में क्या आएगा बेटा, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस. ठीक है, लेकिन अगर आप जो है एक और एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ करो, आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, और हेलो के बाद फिर आपने क्या किया, यूज़ किया एक एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी, और फिर आपने लिखा जावा. ठीक है, तो बेटा ये जो बैक स्लैश टी होता है वो क्या करता है, आपकी जो है वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करता है. ठीक है, आपको पता है की में बेटा आपके कीबोर्ड पे एक टैब जैसी की होती है. टैब जब आप करो तो क्या होता है, आपका जो कर्सर है वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करता है. ठीक है ना, जो टेबुलर फॉर्मेट तो आपको पता है कैसा होता है. टेबुलर फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसे होता है. तो आपका जो मॉनिटर होता है वो बेटा अलग अलग कॉलम में डिवाइड होता है. तो जब आप टैब की प्रेस करते हो तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जंप करते हो, तो यानी कि बीच में एक फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस दे दी जाती हैं. तो आपको मैं, और ज़्यादातर ये क्या होता है, 8 ब्लैंक स्पेसेस का गैप होता है. तो अब की बार जब आप हेलो और जावा प्रिंट करोगे, बीच में बैकस्लैश टी दे दोगे, तो आपका जो आंसर है वो कैसे आएगा, हेलो आएगा, और हेलो के बाद बेटा फिर कुछ ब्लैंक स्पेस आएंगी, और जावा आपका एक सेकंड कॉलम में जाके प्रिंट होगा. यानी बीच में बेटा आपको 7 to 8 ब्लैंक स्पेसेस देखने को मिल सकती हैं. तो जब एक प्रॉपर वे में हमें एक आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है, तो हम लोग बेटा टैब की का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं ये हम लोग अभी फ्यूचर में अभी आएंगे प्रोग्राम्स, वहाँ पे सीखेंगे दैट हाउ टू मेक यूज़ ऑफ द बैक स्लैश टी. ओके, इसके बाद बेटा जो फिर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हम, और जो क्वेरी बेटा कई बार बोर्ड्स में भी आ चुकी है, तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे
सपोज बेटा एक वहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा कि दैट आई नीड टू प्रिंट द हेलो ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट शुड बी द कमांड फॉर दिस। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोल दिया कि आपको मॉनिटर पे हेलो प्रिंट करना है, ये मुझे प्रिंट करके दिखाइए हेलो, और आप बताइए क्या कमांड होगा। तो आपका क्या आंसर होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम सब लोग क्या बताएंगे कि ये प्रिंट किया जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और आप क्या बता दोगे, हेलो। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हेलो बता दिया, तो ये आंसर आ जाएगा जो बिल्कुल सही है। ठीक है, पर बेटा मैंने सेकंड टाइम आपसे क्या पूछा कि आई नीड टू प्रिंट द हेलो इन दिस वे। नाउ सी, अब आप बेटा खुद सोचो कि ये जो हेलो और नीचे वाले हेलो में क्या है डिफरेंस। अब आप देख रहे हैं ना, जो नीचे वाला हेलो है वो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हुआ है, यानी मैं क्या चाहता हूँ कि मॉनिटर पे जब हेलो प्रिंट हो तो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो। अब आप क्या करोगे, अब आप सोचिए, अब आप अपने जो स्टेटमेंट है उसमें क्या चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है ये हेलो तो है, ये हेलो के ऊपर एक और कोट लगा दो। ठीक है ना, पर बेटा बस यहीं पे ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि देखिए जब भी आप कुछ प्रिंट कराते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर, तो आपको पता है कि ये वैल्यूज़ आपकी डबल कोट्स के अंदर प्रिंट होती हैं, जो भी मैसेज प्रिंट करते हो वो डबल कोट के अंदर प्रिंट होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों जो डबल कोट हैं ये आपका ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग होता है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो अब आप अगर बेटा हेलो के ऊपर अगर ऐसे इसके पहले दो डबल कोट लगा दोगे, इसके बाद में डबल कोट लगा दोगे डबल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, वो क्या समझेगा कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है ना, तो ये वाला आपका बन गया ओपनिंग और सेकंड वाला बन गया क्लोजिंग, तो यानी कि ये आपके डबल कोट यहीं पे बंद हो गए, और यही आपका लास्ट वाले में भी होगा, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो सवाल ये कि बीच में फिर ये वैल्यू क्या कर रही है, इस वैल्यू का डबल कोट कहाँ गया है कि नहीं। तो ये बेटा प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। तो यानी कि क्यों, क्योंकि बेटा वो ये समझ नहीं पाता कि देखिए जो पहला वाला डबल कोट है ये तो मेरा क्या है, सिंटैक्स है। पहला वाला जो डबल कोट है ये तो सिंटैक्स है, और जो सेकंड वाला डबल कोट है ये हमको प्रिंट करवाना है, वो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आ पाता है बात। ठीक है ना, तो अब इसका सही जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो बेटा अब ये देखिए इसका जो सही जो होना चाहिए स्टेटमेंट वो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अब आप देखिए हेलो को कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है अब देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग डबल कोट, ये हो गया आपका क्लोजिंग डबल कोट, और ये बेटा ये जो दो आपने यहाँ पे दिए हैं बैकस्लैश डबल कोट। ठीक है, ये देखिए बैकस्लैश डबल कोट क्या करता है, डबल कोट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाता है कि डबल कोट के पहले आपने बैकस्लैश साइन लगाया है, यानी कि ये बेटा केवल एक कैरेक्टर है विच हैज़ टू बी प्रिंटेड। ठीक है ना, यानी कि ये आपके जो है सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। तो अब की बार जब आपका हेलो प्रिंट होगा तो वो कैसे प्रिंट होगा, ऐसे डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर आपको सिंगल कोट प्रिंट करना है, बैकस्लैश प्रिंट करना है, या क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इनके पहले बैकस्लैश साइन लगाने पड़ेंगे। ओके क्लास, तो आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो ये जो दो तीन आउटपुट हैं इनको आप बहुत अच्छे से समझ के रिवाइज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी मूव टू आर next topic, which is a very important one, very basic topic, and all of you must know about this. ठीक है, and that topic is type conversion. Okay class, so now see that in this topic children we have to learn about the type conversion. तो बेटा इसकी मीनिंग क्या होती है टाइप कन्वर्जन की, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कि यहाँ पे होता क्या होगा बेटा, एक डेटा टाइप की वैल्यू किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है ना, जैसे हमें फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को डबल में, डबल को कैरेक्टर में, ऐसे अगर हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना हो तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन का। तो देखिए यहाँ बताया भी गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम one data type out to another is known as type conversion. ठीक है, and children they are of two type, number one is implicit and second one is explicit conversion. तो implicit और explicit ये दो तरह के हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं। पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, implicit टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए बेटा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न अबाउट दैम।
ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और इनको आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया है देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इन दिस values of lower data types are converted to their higher data type automatically by the compiler itself। तो बेटा पहली बात तो ये बताई गई है कि यहाँ पे होता क्या है कि जो लोअर डेटा टाइप वैल्यू होती हैं वो अपने हायर डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है बेटा लोअर और हायर का, कि बेटा वो वेरिएबल जिनका जो है साइज कम होता है, ठीक है, वो अपने से ज़्यादा साइज वाले वेरिएबल में अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप प्रमोशन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम कोएर्सियन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है बेटा कि ये तीन और इसके नेम होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये देखा गया है कि दे डोंट यूज़ द टर्म इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दे में आस्क यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय टाइप प्रमोशन, ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय कोएर्सियन। तो वो कोई भी टर्म यूज़ करके आपसे क्वेरी कर सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए बेटा आपको ये तीनों टर्म अच्छे से याद होने चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट दिया है, नो ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी बेटा आपको कुछ नहीं करना होता है, वैल्यूज़ अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और आपको कोई ऑपरेटर या कुछ नहीं अप्लाई करना होता। ठीक है, तो इसके लिए बेटा फिर से अब आपको देखें यहाँ पे थोड़ा सा फिर से अपनी जो टेबल है वो यहाँ पे रिवाइज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, तो बेटा ये टेबल देखिए एक बार। ठीक है, ये टेबल आपको फिर से मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी आपको। तो देखिए बेटा ये वाली जो टेबल है यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि आपको 8 जो डेटा टाइप हैं उनके नेम दिए हैं, साथ में इनका साइज़ बताया गया है। तो ये देखिए बाइट और बुलियन का साइज़ कितना है, 1 बाइट्स ईच। सेकेंड है कैर और शॉर्ट 2 बाइट्स ईच। इंटीजर एंड फ्लोट 4 बाइट, एंड लॉन्ग एंड डबल आर हैविंग द साइज ऑफ 8 बाइट। ठीक है, तो बेटा कोई वैल्यू अपने से इक्वल टाइप में या अपने से छोटे टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी देखिए कोई भी 8 बाइट वाली वैल्यू, ठीक है, 4 बाइट में नहीं आ सकती, 4 वाली 2 में नहीं और 2 वाली 1 में नहीं, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। ये जो 1 बाइट वाली वैल्यू अपने से हायर टाइप यानी कैर और शॉर्ट में स्टोर हो सकते हैं, या बाइट बुलियन कैर और शॉर्ट ये इंटीजर में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोअर साइज वाली वैल्यू हायर साइज वाली वैल्यू में ऑटोमेटिकली स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसको बेटा आप एक बड़ा सिंपली एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो कि सपोज वी आर हैविंग 4 चेयर्स। ठीक है, आई रिपीट, वी आर हैविंग 4 चेयर्स। ठीक है, और मेरे पास क्या है, 8 जो है पर्सन है एकमेंडेट करने के लिए। तो अब ये काम कैसे होगा, ठीक है, 4 चेयर हैं और 8 पर्सन है और मुझे उनको एकमेंडेट करना है। आप बताइए पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 चेयर में 8 पर्सनस बैठ नहीं सकते। तो ठीक है, सेकंड सीन क्या है, दैट आई एम हैविंग 8 चेयर्स एंड वी आर हैविंग 4 पर्सनस टू एकमेंडेट, यानी कि 8 चेयर हैं आपके पास और 4 पर्सन है बैठाने के लिए। तो क्या आप उनको यहाँ पे एकमेंडेट कर पाएंगे? यस, बहुत ईजिली। ठीक है, आपको पता है कि अगर मेरे पास 8 चेयर हैं 4 पर्सन है तो मैं आराम से उनको एकमेंडेट कर सकता हूँ, और उसके बाद में बाकायदा उनको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 चेयर्स हमारे पास एम्प्टी भी रह जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको पता है कि जो अगर कम साइज की वैल्यू है तो ज़्यादा में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग यहाँ जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए बेटा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या बोला मैंने, डबल ए इक्वल टू 10। अब बेटा एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने के पहले और बता दूं, दैट वेन एवर यू वर्क ऑन द न्यूमरिक वैल्यूज, ठीक है, तो जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू लिखते हो, जैसे मैंने लिखा 5000, ठीक है, या 675, तो बेटा जितनी भी ये वैल्यूज़ होती हैं, होल नंबर होते हैं, उनको आपका जो कंपाइलर है वो ऑलवेज क्या करता है, इंटीजर टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करता है। आई रिपीट, सारे होल नंबर्स आर स्टोर्ड और टेकन एज इंटीजर डेटा टाइप बाय योर कंपाइलर, और इंटीजर का साइज बेटा कितना होता है, 4 बाइट। ठीक है, और ऐसे ही आप जितनी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ यूज़ करते हो, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जैसे सपोज ये दिया आपने 5.5, 3 पॉइंट, ठीक है, 375.8 या 100.0, तो बेटा ये जो वो सारी वैल्यू जो आपकी फ्रैक्शंस में होती हैं, दे आर एज्यूम्ड एज डबल डेटा टाइप। ठीक है, आपका जो कंपाइलर है वो उनको एज ए डबल डेटा टाइप एज्यूम करता है अगर आप उसका टाइप नहीं बताओगे।
ठीक है ना। तो अब आप आइए जरा पहला स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। मैंने क्या बोला, डबल ए इक्वल टू 10। अब बेटा यहाँ पे जरा वेरिएबल देखिए ए है, कैसा है, डबल टाइप का, साइज कितना है इसका, 8 बाइट। आपको पता है कि डबल का साइज 8 होता है। वैल्यू पे आइए, वैल्यू क्या है, 10। और 10, अब आप देखो बेटा बेटा यहाँ पे हमने अपने स्टेटमेंट में 10 का टाइप नहीं बताया कि ये कैसा है, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है या लॉन्ग है ना। लेकिन मैंने अभी भी क्या बताया आपको कि दैट व्हेन यू डोंट डिफाइन द टाइप ऑफ एनी वैल्यू एंड इट इज़ अ होल नंबर, देन इट इज़ टेकन एज इंटीजर बाय डिफॉल्ट, द साइज ऑफ 4 बाइट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है कि बेटा मुझे 8 बाइट की मेमोरी आपने क्रिएट की है, जो आपने वेरिएबल बनाया है ए, वो डबल टाइप का, साइज कितना है, 8 बाइट। और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो कितनी है, 4 बाइट की, यानी कि 8 चेयर्स हैं और 4 पर्सन है। तो आपको पता है इजीली जो है एकमेंडेट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो इंटीजर डबल में अपने आप जाके स्टोर हो जाएगा और इसका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो 10 था अभी इंटीजर था, पर ए में जाते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10.0। तो अब आप जब ए को जब प्रिंट करोगे तो पता है ना क्या आंसर आएगा आपका, 10.0 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है ना। पहले जो प्रॉब्लम है वो देखिए, क्या बोला इन्होंने, इंटीजर n इक्वल टू जेड, और जेड को बेटा रखा गया है सिंगल कोट में। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि दैट वेन एवर अ वैल्यू इज केप्ट विद इन द सिंगल कोट, इट रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। ठीक है। यानी बेटा ये जो जेड है, इसका जो टाइप है वो कैसा है, कैर टाइप का है, और इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट। और ये जो वेरिएबल आपने लिया है एन, एन कैसा है आपका, इंटीजर है, और इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट। तो यानी आप बेटा कोशिश क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ 2 बाइट इनटू अ वेरिएबल ऑफ साइज 4 बाइट। 2 बाइट्स की वैल्यू को 4 बाइट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये जेड, कैपिटल जेड जब एन में जाएगा, नंबर में कन्वर्ट होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, है ना। और ऐसी बेटा प्रॉब्लम आपको बहुत मिलने वाली है फ्यूचर में। ठीक है। जहाँ पे वो क्या करने वाले हैं कि कैरेक्टर्स को नंबर में या नंबर्स को कैरेक्टर में आपसे कन्वर्ट करवाने वाले हैं। तो बेटा इसी पॉइंट पे अब आपको एक चीज़ और सीखनी है। एक टर्म में आपको बताने जा रहा हूँ विच इज नोन एज एस्काई। ठीक है ना, ASCII, एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है बेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसके ऊपर हम लोग बेटा जब 10th में जाएंगे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। अभी हम 9th में बेटा प्रोग्रामिंग तो नहीं करेंगे, हम लोग केवल इसकी जो आउटपुट वाली प्रॉब्लम्स हैं, केवल जो कॉन्सेप्ट है, केवल वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो देखिए बेटा इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है बेटा ये सब जो है मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यानी सपोज बेटा आपने कीबोर्ड में आपने ए वाली की प्रेस की, तो अब आपको पता है कि ए तो आपका कंप्यूटर समझता नहीं है, वो तो क्या करेगा, उसको एक बाइनरी फॉर्मेट में कर लेगा कन्वर्ट। लेकिन अब ये जो बाइनरी फॉर्मेट है ये हमारी समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने अब ये जो नंबर था बाइनरी नंबर, इसको हमने अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो हमको क्या नंबर मिला है, 65। तो आपको पता है 65 हम सबको समझ में आता है। ठीक है। तो बेटा यही किया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं बेटा, उनका जो एक्विवेलेंट जो एक डेसिमल नंबर है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एक टेबल बना ली है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्काई टेबल। और उस टेबल में बेटा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक्विवेलेंट जो कोड है, डेसिमल कोड है, उसको हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कोड हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको आपको याद रखना होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मैं यहाँ पे टेबल बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, इसका जो एस्काई कोड होता है वो 65 से लेके 90 तक। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसका है 97 टू 122। और 0 से 9 तक के बेटा जो डिजिट्स हैं, इनको अगर आप सिंगल कोट में लिख दो, यानी कि नंबर के फॉर्म में नहीं, कैरेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो इसका जो एस्काई कोड होता है 58 से लेके 57 तक। तो बेटा ये जो कोड है ये अब आपको याद कर लेना होगा। ठीक है।
क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आउटपुट वाली ऐसी आएंगी, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इनके एस्काई कोड याद हैं। तो जैसे ये देखिए बेटा, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, कैपिटल डी का 68, लाइक दिस। ठीक है, तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जो 26 जो लेटर्स हैं, इनके एस्काई कोड होते हैं 65 से लेके 90 तक। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का जो एस्काई कोड है वो 97 टू 122 है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कैपिटल और स्मॉल जो अल्फ़ाबेट के बीच में 32 का गैप होता है। कैपिटल ए 65 है और स्मॉल ए 97, तो 32 एस्काई कोड का गैप रहेगा, और 0 से 9 का 48 टू 57। तो अब आप अपनी इस प्रॉब्लम पे बेटा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे INT n इक्वल टू कैपिटल जेड। अब आप समझ रहे हो, देखिए बेटा कैपिटल जेड क्या है, कैरेक्टर है, और ये आपको पता है कि मेमोरी में नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो इसको जब आप इंटीजर n में स्टोर करोगे तो आपको पता है 2 बाइट की वैल्यू 4 बाइट में जानी है, यानी आराम से हो जाएगी। तो जो कैपिटल जेड है वो अपने कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू यानी अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एस्काई कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल जेड का जो एस्काई कोड है वो कितना है, 90 है। ठीक है ना, तो बेटा यही 90 जो है जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, n में। और अब आप जब n को प्रिंट करोगे तो बेटा कितना आंसर आएगा आपका, 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप कि अब आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ऐसी देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको और देता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पे सपोज क्या आंसर होगा इसका। मैंने आपसे कहा इंटीजर c इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, ठीक है कि नहीं। ये आपको सपोज बेटा मैंने क्वेरी दे दी, INT c इक्वल टू कैपिटल ए एंड कैपिटल डी, और मैंने कहा कि अब आप इसको प्रिंट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा c का। तो अब आप यहाँ बेटा खुद देखिए, INT c कैसा है आपका, इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन जो दो नंबर जो दो वैल्यू जो सम करने को दी गई हैं वो कैसी हैं, कैरेक्टर्स हैं। पर बेटा मैंने आपको अभी भी बताया ना कि आपके लिए ये कैरेक्टर है, लेकिन आपका जो कंपाइलर है ये उस कंपाइलर के लिए तो क्या है, ये नंबर हैं। तो बेटा आपका जो कंपाइलर है वो कैरेक्टर को एक्चुअली एज ए नंबर ही ट्रीट करता है। तो आपके लिए ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए का मतलब कितना हुआ, 65। ठीक है, और ये क्या है आपके लिए, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या होगा आपका, 68। तो यानी कि हमें क्या करना है बेटा, 65 और 68 को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 133 है कि नहीं। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 133, और जब आप C को प्रिंट करोगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 133 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बेटा अब आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि जो लोअर टाइप्स हैं वो अपने हायर टाइप में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी हम लोग फ्यूचर में और प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप कन्वर्जन में, जो कि हमारे यहाँ पे लास्ट टाइटल भी होगा इस चैप्टर का। फिर अगली बार मिलेंगे तो हम लोग ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखिए अगला जो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, उसका क्या नाम है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए इसके बारे में 3 पॉइंट बताए गए हैं, देखते हैं इनको वन बाई वन। देखिए बेटा पहले पॉइंट में क्या बोला है कि इन दिस वैल्यूज ऑफ हायर डेटा टाइप गेट कन्वर्टेड टू लोअर डेटा टाइप बाय द यूज़र। ठीक है, यानी बेटा आपको ज़्यादा मेमोरी वाली वैल्यू को कम मेमोरी वाले वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है। ठीक है, यानी कि अब की बार देखिए सीन चेंज हो गया है। वी आर हैविंग 4 चेयर्स, ओके, बट वी आर ऑल्सो हैविंग 8 पर्सनस टू एकोमोडेट, यानी 4 चेयर में 8 लोगों को बैठाना है। ठीक है, तो आपको पता ही अपने आप तो पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू अरेंज समथिंग। लेकिन यहाँ पे बेटा हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आती कि ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको ज़्यादा लोगों को कम जगह पे एकोमोडेट करना होगा। तो ये प्रोग्रामिंग में भी हमें करना पड़ेगा कई बार बेटा, जो हायर वैल्यूज़ है उनको लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं यही हमें सीखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसके बेटा 2 नाम और दिए हैं यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। ये बेटा बहुत फेमस है। ठीक है ना, जो सेकंड टर्म है दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग, और वी ऑल्सो कॉल इट फोर्स्ड टाइप कन्वर्जन, मीन्स वी हैव टू फोर्स इट। ओके, इट इज़ डन बाय द यूज़र नॉट द कंपाइलर इटसेल्फ। ठीक है, ये हमें करवाना पड़ता है। और सेकंड थिंग क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये बेटा आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर है, यानी कि आप ये ऑपरेटर क्या होता है बेटा कि ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप का नाम लिखना पड़ता है जिस टाइप में कन्वर्ट करना हो। तो टाइप कास्ट ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर आपको ये कन्वर्जन कराना है तो आपको यहाँ पे
ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ता है, जो आपको इम्प्लिसिट में नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बेटा कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जरा इनको फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या बताया गया एग्जाम्पल में। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, आई एन टी ए इक्वल टू 10.75, ठीक है ना, इंटीजर ए इक्वल टू 10.75। तो अब आप बेटा आप सबको पता है कि जो ए जो है, ए का साइज कितना है 4 बाइट, 10.75। अब आप देखिए बेटा, वैल्यू सॉरी डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड इन द स्टेटमेंट। 10.75 किस टाइप की वैल्यू है हमको नहीं पता। तो अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्या, कि जब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, टाइप इज नॉट डिफाइंड, तो कंपाइलर एज्यूम्स इट एज डबल डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट। तो यानी कि कंपाइलर को क्या मानेगा कि ये डबल टाइप की वैल्यू है और इसका साइज क्या डिफाइन हो जाएगा, 8 बाइट। ठीक है ना, तो यानी आप बेटा क्या कर रहे हो, 4 बाइट मेमोरी में 8 बाइट की वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये अपने आप नहीं होगा। ठीक है, देखिए डबल में इंटीजर स्टोर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि छोटी मेमोरी वाली वैल्यू लार्जर में स्टोर कर रहे थे, बट इसका रिवर्स नहीं होगा। तो यानी बेटा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, और ये क्या करेगा, कंपाइलेशन में एरर प्रोड्यूस करेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको फोर्स करना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे करते हैं कि बेटा जो भी वैल्यू आपको कॉपी करनी है, आप क्या करेंगे, उसके पहले जो है ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना, ये आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर है। ठीक है, आपको एक सेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाइए, राउंड ब्रैकेट, और उसके बीच में जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है उस टाइप का नाम लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए ऊपर क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर टाइप का नेम, तो ये देखिए। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो 10.75 है, ये वैल्यू इस ऑपरेटर के पास जाएगी। वो क्या करेगा, इस वैल्यू को, आपने लिखा है आई एन टी, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और कैसे बेटा कन्वर्ट करेगा ये भी समझ लीजिए। देखिए 10.75 है, तो बेटा जब कन्वर्जन होता है तो ये क्या करता है कि 10.75 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये उसको पूरा ड्रॉप कर देता है। आई रिपीट, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ड्रॉप्ड। ओके ना, ये क्रॉप कर दिया जाएगा, यानी रिमूव कर दिया जाएगा, इसकी राउंडिंग नहीं होगी। काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि 10.75 है तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, या 10.25 होता तो ये 10 बन जाता। नो बेटा, आपको यहाँ पे राउंडिंग नहीं करनी है, रिमेंबर दिस, नो राउंडिंग विल बी डन वाइल परफॉर्मिंग द टाइप कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो 10.75 विल टर्न टू 10 एंड दिस 10 कैन बी इजीली स्टोर्ड इनटू ए। तो अब आप जब ए को जब प्रिंट करोगे तो क्या आंसर प्रिंट हो जाएगा, आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बेटा अब यहाँ पे देखिएगा अगला स्टेटमेंट, मैंने कहा बोला कैर एन इक्वल टू कैर 90। अब आप यहाँ पे देखिए फिर से एक सीन जरा समझिएगा, कैर एन इक्वल टू 90, सपोज आपका ये आपने लिखा होता है स्टेटमेंट। ठीक है ना, आप एक कैरेक्टर वेरिएबल है और उसमें आपने एक 90 एक नंबर स्टोर कर दिया। तो आप तो जानते ही हो बेटा कि जो कैरेक्टर वेरिएबल होते हैं वो तो बस खाली क्या स्टोर करते हैं, कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं, नंबर थोड़ी स्टोर करते हैं। लेकिन जो कंपाइलर है वो उनको एज ए नंबर ही एज्यूम करता है। चलिए ठीक है, तो अब लेकिन प्रॉब्लम एक हमारे सामने ये आएगी कि ये जो एन है, एन जो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का है, तो इसका साइज कितना होगा बेटा, 2 बाइट। और जो वैल्यू आप डाल रहे हो 90, आपको पता है होल नंबर है, तो वो उसको क्या मानेगा, इंटीजर, और इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट्स। ठीक है कि नहीं, तो यानी बेटा आप 2 बाइट मेमोरी में 4 बाइट की वैल्यू कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। ठीक है ना, आपको पता है ज़्यादा लार्ज मेमोरी वाली वैल्यू अपने से स्मॉलर मेमोरी में कॉपी नहीं होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप कास्ट कैसे करना पड़ेगा कि इस 90 को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और इसके बीच में क्या लिख देंगे, कैर। ठीक है, तो अब देखिए पहले बेटा ये वैल्यू जो 90 है वो आपकी कैरेक्टर में कन्वर्ट होगी। तो आपको पता है ना कि जो नंबर 90 है उसका एक्विवेलेंट जो कैरेक्टर है, अब आप ध्यान दीजिए बेटा, 90 का एक्विवेलेंट कैरेक्टर, अभी अभी मैंने आपसे क्या बताया था स्काई कोड्स के बारे में, कि 65 से 90 तक के जो नंबर्स हैं वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कैपिटल 90 का जो एक्विवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होता है आपका, कैपिटल जेड। ठीक है ना, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी जो 90 है वो कैपिटल जेड में कन्वर्ट हो जाएगी और एन में जाके स्टोर हो जाएगी। तो अब आप जब एन को जब प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करने वाला है आपके लिए, कैपिटल जेड प्रिंट करना। तो ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये दोनों टाइप के जो कन्वर्जन है ये आपको क्लियर हो गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे और साथ में अपना जो अगला चैप्टर है उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।